हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली के गुणों के बारे में बात कर रहे थे। उन गुणों को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं इसके। प्रश्नावली समुचित व्यवस्थापन एवं विश्लेषण की सुविधा के लिए प्रश्न श्रेणियों में विभक्त होते हैं। प्रश्नों को उनकी श्रेणी के अनुसार विभक्त करके आंसर प्राप्त किए जाते हैं। अच्छी प्रश्नावली के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन व सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे उत्तरदाता क्षुब्ध न हो उठे। प्रश्नावली जो होती है, एक अच्छी प्रश्नावली विश्वसनीय एवं वैध होती है। अब प्रश्नावली के कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है। अब अगर दोषों की बात करें तो कभी कभी प्रश्नावली बहुत ही विस्तृत हो जाती है, प्रश्नों का जो दायरा बड़ा होता है, तो आंसर देने में भी कभी कभी जो यूज़र्स हैं उनको परेशानी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए जो उत्तरदाता है वह शिक्षित होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, तभी उसके उत्तर, वो प्रश्न जो होंगे उनके उत्तर दे पाएगा। तो सबसे बड़ा जो दोष है वो यही है कि उत्तर देने के लिए जो यूज़र्स हैं, जो उत्तरदाता है, वह साक्षर या शिक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, जिनमें विश्लेषणात्मक उत्तर देना होता है, तब उत्तरदाता के लिए परेशानी उत्पन्न होती है। कभी कभी प्रश्नों का क्रम संगत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बोरिंग वाला शब्द उपयोग कर सकते हैं हम कि प्रश्न जो होच-पोच होते हैं, एक समान प्रकृति के प्रश्न एक साथ नहीं होते हैं, तब उत्तरदाता के लिए प्रश्नों का उत्तर देने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। अगर प्रश्नों की छपाई ठीक से नहीं होती है तो भी उत्तरदाता के लिए परेशानी हो सकती है। कभी अगर प्रश्नों में व्यापकता का अभाव होता है तो हो सकता है कि जो उत्तरदाता है वो प्रश्न को समझ ना पाए। तो ये कुछ दोष हैं प्रश्नावली के, जो कि प्रश्नावली के उत्तर देने में उत्तरदाता को कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली को, जो प्रश्न है वो भेजने की विधियों के बारे में। किस प्रकार से प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें दो प्रकार की विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और डाक द्वारा भेजकर। अब जब संपूर्ण जनसंख्या एक ही स्थान पर हो तो अनुसंधानकर्ता उनसे संपर्क स्थापित करके उन्हें प्रश्नावली देता है, उसके महत्व को स्पष्ट करता है तथा यदि कोई शंका होती है तो उसे दूर करता है। यह प्रत्यक्ष विधि होती है। मतलब जो अनुसंधान करता है वो सीधा उत्तरदाता के संपर्क में जाकर उसके साथ में इसके संबंधित वार्तालाप करता है और प्रश्नावली भरवाता है। दूसरा, अगर उत्तरदाता जो अनुसंधान करता है उससे काफ़ी दूर है, जनसंख्या का जो स्थान मतलब काफ़ी दूर है, दूरस्थ है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी प्रश्नावली डाक द्वारा भी भेजकर अपना उत्तर प्राप्त कर सकता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जब उत्तरदाता के आंसर नहीं आते हैं समय पर, डाक द्वारा भेज दी जाती है, लेकिन उत्तरदाता अपना उत्तर देने में, प्रश्नावली को भरने में अपना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उत्तर देने लापरवाही करते हैं या अपूर्ण उत्तर देते हैं, तो काफ़ी परेशानी आती है डाक द्वारा भेजने में। अन्यथा इन दो विधियों से, प्रत्यक्ष विधि और डाक द्वारा भेजकर, इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के प्रकार के बारे में। जो प्रश्नावली तैयार करते हैं, जो क्वेश्चनर तैयार करते हैं अपने अनुसंधान की समस्या क्षेत्र को लेकर, तो उस के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली इसके 4 प्रकार होते हैं जो मुख्यतः जिनका उपयोग होता है। प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्र रूपी प्रश्नावली एवं मिश्रित प्रश्नावली। तो ये जो 4 प्रकार है वो आकार के आधार पर है, और अगर इसके स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो असंरचित व संरचित प्रश्नावली 2 प्रकार की प्रश्नावली होती है, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। अधिकतम जो उपयोग होता है वो आकार के आधार पर होता है। तो आकार के आधार पर प्रश्नावली या क्वेश्चनियर के
4 प्रकार हैं: प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्र रूपी प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। इन चारों प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा वह है प्रतिबंधित प्रश्नावली, यानी बंद या सीमित, क्लोज, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की जो प्रश्नावली है वह प्रश्नों की व्यवस्था इस प्रकार होती है इसमें कि उत्तरदाता नियंत्रित रूप में ही उत्तर दे सकता है। उत्तरदाता को हाँ या नहीं में से एक को काटना होता है, किसी उत्तर पर निशान लगाना होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे एक प्रश्न मानो कि आप राजनीति में शिक्षा के स्तर को रखना उचित मानते हैं, तो उसके उत्तर उचित या उचित नहीं के रूप में देना पड़ता है, उस पर टिक लगाना पड़ता है। तो ये एक बंद प्रकार की प्रश्नावली होती है। तो इसकी कुछ कमियां भी होती है कि उत्तरदाता अपना उत्तर खुल के नहीं दे पाता, वो प्रतिबंधित क्षेत्र में उसको उत्तर देना पड़ता है, इसमें उत्तर उसको छांट कर लिखना पड़ता है। जो दूसरी प्रकार की है वह है खुली प्रश्नावली या असीमित प्रश्नावली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, ओपन ऑब्लिक अनलिमिटेड और अनरेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, वह अपने विचार अनुकूल उत्तर दे सकता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी किया जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द है व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, सुझाव एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं। मतलब जो उत्तरदाता है वो अपने उस विषय के, उस प्रश्न के संबंधित और भी विचार अपने रख सकता है, उसको उन विचारों को लिख सकता है, और जो उत्तर दिए जाते हैं वो लिखित रूप से दिए जाते हैं। अपनी भावनाओं को बता सकता है, अपने सुझावों को दे सकता है, और उस विषय से संबंधित कोई और सूचना है उस पाठक के पास में, उस उत्तरदाता के पास में, तो वह भी दे सकता है। जैसे महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, अब इसमें अपने विचार, व्यक्तिगत विचार भी और अपने सुझाव भी वो स्पष्ट कर सकता है। और एग्जाम्पल देखें तो पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में वह अपने जो व्यक्तिगत विचार है उनका प्रयोग भी कर सकता है। तो खुली विचार जो प्रश्नावली होती है उसमें उत्तरदाता अपनी प्रेरणा तथा प्रवृत्ति को व्यक्त करने का अवसर उसको मिलता है, और वो उन परिस्थितियों को भी सूचित करता है जिन पर उत्तर आधारित होता है। तो यह खुली प्रकार की प्रश्नावली। तीसरी है चित्रमयी प्रश्नावली, ग्राफिकल क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं, और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगा देता है। यानी प्रश्नावली में प्रश्नों के स्थान पर चित्र दिए होते हैं, उनसे उत्तरदाता को उत्तर चुनने होते हैं, उन्हें मौखिक निर्देश भी दिए जा सकते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में विशेष रूप से बच्चों तथा कम पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी रहती है। चित्रात्मक प्रश्नावली में कम पढ़े लिखे लोग और बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोग रहती है, जब हम बच्चों के ऊपर कोई अनुसंधान कर रहे हैं। चित्र ध्यान को शीघ्र आकर्षित कर लेते हैं तथा उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं। वह जो चित्र होते हैं वह इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, ऐसी स्थिति में उत्तर देने में और प्रेरित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे आप गांव या शहर, इनमें से कौन सी जगह पर रहना पसंद करेंगे, तो ऐसी स्थिति में दोनों के चित्र बना दिए जाते हैं। तो चित्र बनाने पर और उसको आकर्षक बना दिया जाता है, तो आंसर देने में या उत्तर देने में काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर हम पुस्तकालय की बात करें या किसी शिक्षण संस्थान की बात करें तो जैसे स्कूल की बिल्डिंग का फ़ोटो दे दिया, स्कूल की जो विशेषताएं उनका कोई फ़ोटो दे दिया, उनमें तुलनात्मक प्रश्न पूछ लिया, तो ऐसी स्थिति में आंसर देने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। चौथी जो प्रश्नावली है वह मिश्रित प्रश्नावली होती है। इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है जिसमें दोनों प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं और दोनों में जो दोष होते हैं उन दोषों से बचा जा सकता है।
इस प्रकार की प्रश्नावली में ऊपर वर्णित सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषताएं लिए होती है। इसमें बंद एवं खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। ऐसी प्रश्नावलियाँ कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए उपयोगी होती है। इनके द्वारा स्पष्ट तथा सटीक उत्तर के साथ ही उत्तरदाता को स्वतंत्र विचार जानना भी संभव होता है। तो अधिकतम इस मिश्रित प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, जिससे जो कमियां होती है ऊपर जो वर्णित जो हमने देखी है, जो उनमें जो कमियां देखी है, उन कमियों को इसमें दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रश्नावली के निर्माण में। प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधानकर्ता करता है। प्रश्नावली के निर्माण में उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रश्नावली के निर्माण में उसको क्या क्या नियोजन करना है, क्या क्या प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इनको उसकी प्लानिंग में और उसको निर्माण करने में मुख्य 5 बातें होती है। उसके प्रश्नावली के उद्देश्य एवं स्वरूप का निर्धारण, प्रश्नावली का लेखन और सहयोगियों तथा विशेषज्ञों से परामर्श लेना, प्राथमिक परीक्षण करना और प्रश्नावली की छपाई करना। तो अगर हम सबसे पहले उद्देश्य एवं स्वरूप का निर्धारण करें तो प्रश्नावली बनाने से पूर्व उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखकर उसके विभिन्न अंशों की विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए हमें, और यह विश्लेषणात्मक सूची जितनी विचारपूर्ण एवं विस्तृत होगी उतनी ही प्रश्नावली अच्छी होगी। ठीक है, तो ये अपना उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी हम उस प्रश्नावली में कंटेंट लिख रहे हैं उनका उसकी विश्लेषणात्मक उनको परिभाषित करना चाहिए और उनकी विचारपूर्ण एवं विस्तृत होनी चाहिए। वो सभी उनको जो प्रश्नावली का जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हम जो जिस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाह रहे हैं वो मौलिक प्राप्त हो। उसके बाद प्रश्नावली का लेखन। तो प्रश्नावली जब हम तैयार कर रहे हैं उत्तरदाता के पास भेजने के लिए, तो उसमें प्रश्न किस किस प्रकार हम तैयार करेंगे, उनकी क्या प्रकृति होगी, उसके ऊपर अभी ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रश्नावली अधिक लंबी ना हो, आवश्यक प्रश्न ही रखा जाए, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, और प्रश्न जो हैं वो सरल से कठिन की तरफ हो, सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो, प्रतिबंधित एवं खुली दोनों प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण हो, कठिन भाषा और भ्रमपूर्ण भाषा का उपयोग ना किया जाए, प्रश्नों का दोहराव ना हो, नकारात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएं, और प्रश्न अपरिचित धारणा पर आधारित नहीं हो, जो सर्वमान्य धारणाएं होती है उनके ऊपर आधारित हो। और किसी शब्द पर अगर बल देना है, किसी महत्वपूर्ण शब्द है तो उसको रेखांकित किया जाए, उस पर अलग से उसको मार्क किया जाए। इसके अलावा जब हम उसको बनाते हैं तो नेक्स्ट बात यह है कि सहयोगियों और विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। प्रश्नों का गठन करने के बाद सहयोगियों तथा विशेषज्ञों से उनके बारे में राय लेनी चाहिए हमें, ताकि प्रश्नों में सुधार हो, कोई कमी हो अथवा उनमें कोई विस्तार किया जाना हो तो हम कर सकें। साथ ही साथ उसका एक प्राथमिक परीक्षण भी हमें करना चाहिए। छोटा प्रतिदर्शन लेकर उसका प्रयोग करके यह निश्चित कर लेना चाहिए हमें कि प्रश्न कहाँ तक समझ में आते हैं तथा उत्तर कैसे प्राप्त होते हैं। उसका एक हमें पायलट अध्ययन कुछ उत्तरदाताओं पर करना चाहिए। और फिर प्रश्नावली की छपाई। प्रश्नावली की छपाई करते समय निर्देश तथा मुख्य प्रश्न आदि का निश्चय कर लेना चाहिए हमें। निश्चय करने के बाद प्रश्नावली को आकर्षक एवं शुद्ध रूप से छपा लेना चाहिए। तो ये प्रश्नावली के निर्माण के कुछ तरीके थे, प्रक्रियाएं थी, तो उनके ऊपर हमने चर्चा की। तो पूर्ण रूप से प्रश्नावली इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसमें उत्तरदाताओं की आवश्यकता के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार वो उत्तर दे सकें, और प्रश्नावली इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि उत्तरदाताओं को कोई भी प्रश्न देने में कठिनाई ना हो, और उत्तरदाता उत्तर देने के लिए प्रेरित हो। ऐसी आकर्षित और चित्रमयी और मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण हमें करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।